हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं कृषि विज्ञान का सबसे बेहतरीन चैनल अभिनव जेट क्लासेज। मित्रों, पिछली क्लास में अपन ने जो गर्भवाटिका है उसके संबंध में कुछ डिस्कस किया था। उसी की अगली कड़ी में थोड़ा सा एक टॉपिक पॉइंट अपना बच रहा था, उसका हम डिस्कस करेंगे। गर्भवाटिका का अभिविन्यास, लेआउट ऑफ किचन गार्डनिंग। तो ये जो अभिविन्यास शब्द है, इसकी यदि अपन बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अभि और विन्यास। यहाँ अभि की यदि बात करें तो जो अभि शब्द है उसका मतलब होता है अच्छे प्रकार से या भली प्रकार से, और विन्यास का मतलब होता है सजाना संवारना, ऑर्नामेंट करना, सजाना संवारना। तो यहाँ से यदि हम देखें तो सिर्फ इसका अर्थ की तरफ ध्यान दें तो ये कुछ डिनोट कर रहा है, अपने को कुछ इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है, अच्छे प्रकार से सजाना संवारना। चलो इसकी बात अभी करते हैं अपन कि कैसे क्या अभिविन्यास करते हैं। उससे पहले मुझे लगता है कि जो कोरोना महामारी है वो कुछ एक इशारा करके जा रही है, और वो जबरदस्त इशारा है। फिलहाल जो चल रहा है ना, ये तो बिल्कुल ही मेरी दृष्टि में कोई बहुत बड़ा विनाश इसकी तरफ इशारा नहीं है, समझने में आ जाएगा। लेकिन आगे का जो इशारा है उसके लिए शायद ये किचन गार्डनिंग हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। कैसे? WHO के अनुसार, ये WHO की माने तो उसने एक आंकड़ा निर्धारित किया है, एक डाटा दिया है। उसके अकॉर्डिंग आने वाले 10 से 20 सालों में, 10-20 वर्षों में जो विश्व है उस विश्व की जनसंख्या लगभग 60% कैंसर से पीड़ित हो जाएगी। रीजन उसका ये है कि अब जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं वो विषाक्त प्रकृति के हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं जो हम मार्केट में ले रहे हैं। इसी वजह से किचन गार्डनिंग ये इशारा कर रहे हैं कि यदि मार्केट की चीजें खाओगे तो ये होने वाला है। और भारत की यदि बात करें तो भारत में WHO के अनुसार अगले 20 वर्षों में 10 में से 1 आदमी कैंसर से पीड़ित होगा। कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हम किचन गार्डनिंग का जो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है? पौष्टिकता, पौष्टिकता, ताजा सब्जियां, ताजा फल। इसीलिए जो कोरोना है, मुझे लगता है कि वो एक इम्यूनिटी की परीक्षा ले रहा है। रोग नहीं होके वो एक इम्यूनिटी की परीक्षा है हमारी। तो जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कुछ बिगाड़ भी नहीं रहा। लेकिन आने वाले समय में कुछ रोग ऐसे होंगे जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, नहीं तो बहुत रोग हैं जो घेर लेंगे। किस किस का समाधान अपन करेंगे? रसायनों से नहीं हो सकता। बाहर से रसायन ले रहे हैं, फिर उसको ठीक करने के लिए फिर रसायन ले रहे हैं। इसलिए अपन क्या करें? नेचुरल, प्रकृति को अपनाएं। तो जो गर्भवाटिका है, उस गर्भवाटिका में जो भी अपन प्रोडक्ट उगाएंगे वो अपनी इच्छा के अनुसार होंगे, और दूसरा स्वास्थ्यवर्धक होंगे। तो यहां से यदि बात करें अपन अभिविन्यास की, तो अभिविन्यास की हम कर चुके हैं कि अभी ये नहीं अच्छे प्रकार से विन्यास यानी सजाना संवारना। अब मैं आपसे पूछता हूं 2 बातें हैं इसमें कि जब भी हम किचन गार्डनिंग करेंगे उसमें पहली बात तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भी प्रोडक्ट अपन उगाएंगे उसमें करेंगे, क्या वो अपनी इच्छा के अनुसार हो सकता है? जरूर हो सकता है। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं, उसमें यदि अपनी इच्छा के अनुसार हो सकता है तो क्या हम फल फूल और सब्जी उगा सकते हैं? उगा सकते हैं। पर यहां एक रेस्ट्रिक्शन है, मतलब ये सब अपन मर्यादा में रहते हुए ही कर सकते हैं। क्या मर्यादा? कि मान लो का अपने को फल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, फूल भी चाहिए, घर की आवश्यकता के लिए रख सकते हैं। उसकी कुछ मर्यादा है। मर्यादा क्या? इसमें शब्द में ही छुपा है कि जो सजाने संवारने का काम है ना, वो बदसूरत नहीं होना चाहिए। भले अपनी जो किचन गार्डनिंग है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत, बड़ी नहीं हो, छोटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए। इसलिए जो अपनी इच्छा है वो कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस कह रहा हूं मैं, नहीं भी कर सकते। कैसे? कि उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा में रहते हुए अपन उसको स्थापित कर सकते हैं। तो जो किचन गार्डनिंग है उसका अभिविन्यास क्या होता है अपन अभी बात करेंगे यहाँ। उससे पहले कुछ एक टर्म्स है जो हॉर्टिकल्चर में अक्सर इधर उधर देखने को मिल जाती हैं, इनको जानना जरूरी है। बेसिक टर्म है, ये सबको आपको आने चाहिए। यहाँ जरा ध्यान देना, एक है फेंसिंग और दूसरा है हेज एंड एज, इससे मिला जुला है।
ध्यान देना कि जो फेंसिंग है उस फेंसिंग को हिंदी में घेराबंदी कहते हैं। शब्द के नाम से ही स्पष्ट हो गया कि आखिर इसमें क्या होता होगा। जैसे ये अपना कोई फील्ड है, इस फील्ड में जो भी अपन अंदर उगाएंगे तो उसकी सुरक्षा आवश्यक होती है, जरूरी होती है। अंदर जो भी उगाएं, पशुओं से सुरक्षा हो, किसी प्रकार से बाहरी सुरक्षा अपने को देनी जरूरी होती है। अब वो जो सुरक्षा है अपन 2-3 प्रकार से कर सकते हैं। हो सकता है कि ये जो घेराबंदी अपन कर रहे हैं वो पक्की भी हो सकती है, दीवार के रूप में लगा सकते हैं, या कटीली झाड़ियाँ लगा सकते हैं, या इसके अलावा 1-1.5 फीट की दीवार लगा के उस पर लोहे के खंभे गाड़ के कांटेदार तार लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सुरक्षा कर सकते हैं। ये क्या होता है? फेंसिंग होती है, घेराबंदी हम सुरक्षा के लिए करते हैं। इसी से मिला जुला शब्द है हेज एंड एज, 2 शब्द है, इन पे ध्यान देना। यहां भी बाढ़ व कोर सज्जा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो होता क्या है कि ये जो शब्द है ये खास करके ऑर्नामेंटल जो गार्डनिंग है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, शोभाकारी उद्यान की तरफ। होता क्या है कि जो हेज एंड एज है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, समानता भी है और डिफरेंस भी है। और इस फेंसिंग में और इनमें भी थोड़ी बहुत समानता है। जिस प्रकार से हम सुरक्षा के लिए घेराबंदी कर रहे थे उसी प्रकार से ये भी करते हैं, हेज भी करते हैं। तो हेज क्या होगी? हेज में हम जो चारों तरफ की बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर हम तार नहीं लगा के क्या लगाएंगे? इस बाउंड्री के ऊपर अपन क्या लगाएंगे? सर्ब्स लगाएंगे, यानी झाड़ियां लगाएंगे। यानी जो झाड़ियां हैं उनको ही एक दीवार के रूप में लगाएंगे, फिर टाइम टाइम से उसकी कटिंग करते रहते हैं कि वो अच्छी भी लगे। तो बाउंड्री के चारों तरफ झाड़ियों को एक कतारबद्ध तरीके से लगाना क्या कहलाता है? हेज। फिर एज क्या होता है? एज भी यही होता है, सेम है, थोड़ा सा अंतर है कि जो हेज है अपनी, ये इसकी लंबाई, जो झाड़ी अपन लगा रहे हैं इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 1 से 2 मीटर, एवरेज 1 से 2 मीटर की लंबाई इसकी होगी या ऊंचाई इसकी होगी। एज की यदि बात करें तो ये साथ में आपने देखा होगा कि जो ऑर्नामेंटल गार्डन होते हैं उनमें ये हेज तो लगी हुई है, साथ में यहाँ छोटा छोटी इसी के साथ एज भी लगी हुई होती है जस्ट नीचे। तो ये जो एज होती है उस एज की जो ऊंचाई होती है वो कंपैरेटिवली इनकी हेज की तुलना में थोड़ी कम होती है। और वो कितनी होती है? लगभग 20 से 30 सेमी एवरेज ये होती है, ऊंचाई में अंतर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो फेंसिंग होती है वो भी घेराबंदी होती है, लेकिन उसमें सुरक्षा के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? तार ले सकते हैं, दीवार ले सकते हैं, या कटीली झाड़ियां ले सकते हैं। हेज में क्या करेंगे? सुरक्षा के लिए ही करेंगे, चारों तरफ लगाएंगे बाउंड्री के रूप में, लेकिन पौधे लगाएंगे। कौन से? झाड़ियां लगाएंगे जिनकी ऊंचाई क्या होगी? 1 से 2 मीटर होगी। एज की यदि बात करें तो हेज और एज सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है कि जो एज है वो उसी के साथ जो हेज लगाएं उसी के अंदर की तरफ कुछ ऊंचाई की, यानी जितनी हेज है उतनी ऊंचाई नहीं होगी, लगभग 20 से 30 सेमी होगी उसकी ऊंचाई। बाकी जो एज है उस एज का एक उपयोग और है कि जैसे कुछ बेड्स दे रखे हो बीच में, आपने देखा होगा कहीं ऑर्नामेंटल गार्डन में, तो यहाँ कुछ जैसे ये बेड बनी हुई हैं, इन बेड्स में आपस में डिवाइडेशन करना हो कि इस क्यारी को और इस क्यारी को अलग दिखाना है, तो बीच में यहाँ भी ये एज बना दी जाती है। तो ये इसका उपयोग है। अगला है इसमें एवेन्यू, वृक्षावली। ये भी लगभग सब लोगों ने देखी हुई है। वृक्षावली एवेन्यू क्या होता है कि जो हाईवे रोड होता है उस पर अक्सर आप जाते होंगे तो देखे होंगे कि जो रोड होता है उस रोड के दोनों तरफ, जैसे ये रोड है इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि इधर भी पौधे उगे हैं, इधर पेड़ लगे हुए हैं, यानी दोनों तरफ इस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं, ऐसा आपने देखा होगा। और ये जो पेड़ हैं वो पाथ, रास्ते के दोनों तरफ हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एवेन्यू है वो 2 तरीके से हो सकती है, या तो वो जो रोड होता है, सड़क होती है, हाईवे रोड वगैरह हो गए उसके ऊपर होती है, या जो उद्यान होते हैं, उद्यान में जो पाथ होते हैं, रास्ता होता है, उस रास्ते के दोनों तरफ भी हो सकते हैं। मतलब पाथ होगा रास्ते के इस तरफ भी इस तरफ भी जो है पेड़ लगे हुए होंगे, वृक्ष लगे हुए होंगे, और हो सकता है कि ये रोड के दोनों तरफ भी लगे हुए हों। इस तरीके से आपने देखा होगा। तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को वृक्षावली बोलते हैं, एवेन्यू बोलते हैं। अगली यदि बात करें तो टोपियरी, कृत्तन कला, ये एक तरीके से जो कटिंग है उसकी ही एक कला है, सॉरी कटिंग की नहीं, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की एक कला है।
तो इसमें करते क्या हैं कि कई बार आपने देखा होगा शहर में किसी गार्डन में या कहीं भी कि जो कुछ एक होते हैं पशु के रूप में या पक्षी के रूप में, इस तरीके की आकृतियां बनी हुई होती हैं, पौधों की होती हैं किसकी, पौधों की होती हैं। तो उनको क्या करते हैं, शुरुआत में जब शुरुआती कंडीशन होती है उनकी काट छांट करी जाती है, फिर उनकी एक आकृति बन जाती है, फिर बाद में उनकी काट छांट करते रहते हैं जिससे आकृति बिगड़ी नहीं। तो ये कर्तन की एक कला है, ट्रेनिंग की एक कला है, जिसमें पौधों को पशु पक्षियों का आकार प्रदान किया जाता है। तो वो क्या हो गई, कर्तन कला। ये बेसिक सी टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए। इसके आगे यदि अपन बात करें किसकी, अभिविन्यास की, तो अभिविन्यास में जरा ध्यान दें। जैसे अपन मान लेते हैं कि जो गृह वाटिका है वो अपन स्थापित कर रहे हैं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि जो गृह वाटिका है उसके लिए कोई स्थान डिसाइड होना जरूरी नहीं है पहले, क्योंकि अपन पहले बात कर चुके हैं इस बात की कि जो व्यर्थ पड़ी हुई भूमि है ना, हम उसका सदुपयोग करना चाह रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि अपन उसको पहले ही निर्धारित करें, लेकिन फिर भी मान लो किसी के पास व्यवस्था हो जमीन की और वो पहले ही व्यवस्था करना चाहता है किचन गार्डनिंग की, तो उसकी व्यवस्था कुछ इस तरीके से कर सकता है कि मान लो ये हमारी किचन गार्डनिंग है, तो सबसे पहली बात यही आएगी कि इसकी जो दिशा होगी ना, किचन गार्डनिंग की जो दिशा होगी, किसके, महल जो हमारा भवन है, जो घर है, उसके किस तरफ होगी। तो ध्यान रखना हमेशा ही किचन गार्डनिंग दक्षिण दिशा में होगी। हमेशा जो हमारा भवन होगा उसके दक्षिण दिशा में हम किचन गार्डनिंग लगाएंगे। रीजन क्या होता है कि जैसे ये अपनी किचन गार्डनिंग है, ठीक है, और इधर महल है, तो जैसे यहाँ कौन सी है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो यदि महल यहाँ पे है यानी कि पश्चिम दिशा में है, तो सुबह का जो सूर्य का तापमान है, जो प्रकाश है, पौधों को मिल जाएगा, ठीक है, पर वो शाम का नहीं मिलेगा। पर यदि मान लो कि इधर अपन ने लगा दिया, इधर महल है, तो सुबह का नहीं मिलेगा, शाम का मिल जाएगा, इसलिए दोनों तो कैंसिल, नहीं लगा सकते। फिर यदि हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में लगा सकते हैं, लेकिन एक नुकसान है कि जो पूर्व से उत्तर पश्चिम में गर्म हवाएं चलती हैं, तेज गर्म हवाएं चलती हैं, उसकी वजह से अपनी किचन गार्डनिंग को नुकसान हो सकता है। इसका मतलब उत्तर भी कैंसिल, बच गई कौन सी, दक्षिण दिशा। तो अपने को दक्षिण दिशा में ही स्थापित करना है। फिर यदि इसके एरिया की बात करें, किसकी, क्षेत्रफल की, इस पे भी ध्यान दें, क्योंकि अपन ने पहले बात कर लिया है कि जो अभिविन्यास का अर्थ है वो है अच्छे प्रकार से सजाना संवारना। तो बड़ी बनाने की बजाय छोटी बना ली जाए, लेकिन वो सुंदर लगे। तो इसके यदि क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें अपन एक बात ध्यान देंगे कि जो भारत है, भारत में लगभग जो भी फैमिली है उसमें एवरेज 5 से 6 व्यक्ति हैं, और इन 5 से 6 व्यक्तियों की दैनिक आपूर्ति के लिए जो अपन ये क्षेत्रफल लेंगे इस गृह वाटिका का, ये क्षेत्रफल लगभग 250 से 300 वर्ग मीटर स्क्वायर होगा। ये क्षेत्रफल अपन लेंगे। हालांकि जो एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि मान लो यही क्वेश्चन दे दिया जाए एग्जैक्ट कि 5 व्यक्तियों के लिए कितने क्षेत्रफल के गृह वाटिका की आवश्यकता होगी, तो आप वहां 250 आंसर दे रखा है, तो वो भी आप ठीक करेंगे इसको। लेकिन लंबाई और चौड़ाई की यदि बात करें तो क्षेत्रफल, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ी सी हम गणित की सहायता लेते हैं, मैथ की। तो मैथ इस संबंध में क्या कहती है कि जो आपका ये क्षेत्रफल है, मान लो 250 मीटर स्क्वायर है, तो इसमें कुछ लंबाई और चौड़ाई होगी, कितनी लेंगे हम, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो इस दृष्टि से देखें तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि जो ये 250 है ना, वो 250 दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पर आना चाहिए। मैथ ये कहती है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई है, आप कुछ लंबाई लेंगे कुछ चौड़ाई लेंगे, उन दोनों को गुणा करो, गुणा करने पर 250 आए, ठीक है। तो क्या मैं इसको 50 गुणा 50 ले सकता हूं? क्या मैं इसको 50 गुणा 10 ले सकता हूं? ले सकता हूं। तो इस तरीके से देखें तो 50 गुणा 50 भी है और 50 गुणा 10 भी है। गणित तो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसको मतलब नहीं है, वो अपना फॉर्मूला देती है कि ऐसे काम होता है। पर किचन गार्डनिंग की यदि मर्यादा की बात करें तो ये मामला बिल्कुल नहीं चलेगा।
क्यों नहीं चलेगा? इसमें बद्दी लगेगी, फिर अच्छी नहीं लगेगी। जो व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था यही होनी चाहिए कि जो इसकी लंबाई है वो लंबाई ज्यादा होनी चाहिए चौड़ाई की तुलना में। तो बेसिकली क्या ले लिया जाता है इसका, सॉरी यहाँ मैंने ये लिख दिया, जैसे 25 लिख दिया, 25 गुणा 10 मीटर, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। तो जो 25 गुणा 10 है, अपन ये ले लेते हैं कि 25 तो क्या हो जाएगी इसकी 25 मीटर लंबाई और 10 मीटर क्या हो जाएगी चौड़ाई, ये इसका लेंगे तो 25 गुणा 10 कितना हो गया 250 हो गया, ये अच्छी लगेगी। तो सामान्य तौर पर यदि पूछ लिया जाए तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल, उसमें लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी ली जाए, तो कितनी होगी 25 गुणा 10 मीटर, ये अपन रखेंगे। ये क्षेत्रफल की बात हुई। अगली यदि बात करें इसकी, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई की बात करें, लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी होगी 25 गुणा 10, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। फिर यदि इसकी बात करें तो जो किचन गार्डनिंग अपन लगा रहे हैं उसमें अपने को मैक्सिमम लाभ होना चाहिए, बेचने की दृष्टि से नहीं, अपनी आवश्यकताओं की दृष्टि से। तो हम ऐसे ही क्या करेंगे इसमें कि जो भी इसमें उगाया जाएगा वो उगाए जाने वाली जो भी फसल होगी उसमें क्या लगाएंगे, अधिकांश पत्तेदार व जड़ व कंद वाली सब्जी, जड़ व कंद वाली सब्जी, पत्तेदार सब्जियां अधिकांश हम इनको ही रखेंगे, प्रायोरिटी तो हम इनको देंगे। बाकी अपने एक बात कर चुके हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार होगा, अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन वो मर्यादित होना चाहिए। जो किचन गार्डनिंग कह रहा है उसकी मर्यादा में आना चाहिए। तो पत्तेदार सब्जियां, कंद व जड़ वाली सब्जियां, कंद व जड़ वाली सब्जियों को जो चैनल बनाएंगे अपन इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, उस मेड़ पे लगाएंगे। फिर है इसमें मान लो कि कुछ बेल वाली सब्जियां लगानी हो, कुरकुर बिटेसी, उनको लगाना हो तो अपन क्या करेंगे कि जगह कम होती है इसलिए अपन कि ये जगह ज़्यादा नहीं घेरे, बाढ़ के सारे लगाएंगे। उस बेल को क्या करेंगे, बाढ़ के सारे लगाएंगे, जगह भी ज़्यादा नहीं घेरेगा और इनकी भी पूर्ति हो जाएगी। फिर यदि अपन बात करें तो क्या इसमें फल और फूल भी उगा सकते हैं, जरूर उगा सकते हैं। तो फल में खास करके हमें क्या उगाना चाहिए, जो ज़्यादा ऊंचाई के पौधे नहीं हो, जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, नींबू हो गया। हालांकि जिसकी ज़्यादा ऊंचाई हो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनकी यदि बात करें तो नींबू हमें वर्ष भर काम में आता है, पर ध्यान यही रखें कि इनकी लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि किसी फल को अपन लगा रहे हैं और उसकी लंबाई ज़्यादा हुई तो आप समझ सकते हैं कि जो किचन गार्डनिंग है उसके ऊपर अधिकांश क्षेत्रफल में तो वो पेड़ ही फैल जाएगा, और जब अधिकांश क्षेत्रफल पर वो पेड़ फैल जाएगा तो छाया हो जाएगी, तो नीचे जो पौधे उगे हैं उनका प्रकाश नहीं मिल पाएगा उनको। तो अपन क्या करेंगे, जिनकी ऊंचाई कम हो। फिर भी मान लो कि अपन को लेनी है कि फल वाली लगानी है, और मान लो कि मुझे तो आम लगाना है, तो आम यदि आप लगाना चाहते हो तो पहली बात तो रेस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं लगाएं तो इसकी जो छोटी किस्में जिनकी लंबाई कम है उनको आप लगाएं। उनमें शामिल है आम्रपाली, एक तो आम्रपाली और एक है सदाबहार। इन किस्मों को आप काम में ले सकते हो। पूछा जाए कि गृह वाटिका में आम के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है, आम्रपाली। फिर पपीता की यदि बात करें तो पपीता में कौन सी किस्म काम लेंगे जो सबसे उपयुक्त है, पूसा नन्ना, पूसा नन्ना, इनको उगाएंगे। एक ये शर्त है। फिर अगली बात, कुछ पौधे होते हैं सैड लविंग प्लांट, सैड लविंग प्लांट, सैड यानी छाया, लविंग यानी प्रेम करने वाले, यानी ऐसे पौधे जो छाया से प्यार करते हों, ऐसे पौधे भी हम गृह वाटिका में लगा सकते हैं। पर उनका इंपॉर्टेंस क्या होगा, उनका इंपॉर्टेंस ये होगा कि मान लो कि अपन ने कोई पौधा है जो बड़ा लगा दिया और उसने छाया ज़्यादा घेर ली, तो अब तो वो लगा दिया ना, अब क्या समाधान हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके नीचे पौधे ने जितने क्षेत्रफल में छाया घेर रखी है उसमें कुछ ऐसे पौधे लगा दिए जो सैड लविंग हो, जो छाया से प्यार करते हों। तो उनमें कुछ पौधे हैं सैड लविंग प्लांट, जैसे अदरक और हल्दी
और इसके अलावा जो दक्षिण भारत है उसमें यूज ली जाती है इलायची। इनको अपन लगा सकते हैं। तो पिछले वर्ष से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आम है, आम का वृक्ष अपन लगाते हैं तो उसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में यानी उसके नीचे कौन सा पौधा उगाया जाए। तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे, एक ये ऑप्शन था, इसके अलावा और कई सब्जियों के जो प्लांट है उनके उदाहरण दे रखे थे। एक था अदरक, तो उसमें सही आंसर क्या होगा? अदरक। जैसे टमाटर दे रखा हो, बैंगन दे रखा हो, मिर्च दे रखा हो, फिर अदरक दे रखा हो, तो क्या आएगा? अदरक आएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये तो बात हो गई किसकी? अभिविन्यास की। यदि इस तरीके से अपन करते हैं या इसके अलावा कुछ अपन जो फूल वाले पौधे हैं वो भी उगा सकते हैं पूजा आदि के लिए, पूजा पाठ के लिए अपन फूल वाले पौधे भी उगा सकते हैं, पर अभद्र नहीं लगे गृह वाटिका, इसका ध्यान रखें। आगे यदि अपन बात करें तो जो गृह वाटिका है वो टॉपिक समाप्त हुआ। इससे अगला जो टॉपिक है वो है जो वेजिटेबल गार्डनिंग है, वो दूसरा प्रकार। दूसरे प्रकार में अपन बात कर रहे थे कॉमर्शियली वेजिटेबल गार्डनिंग, यानी जो दूसरा टाइप था वो था व्यापारिक सब्जी, व्यावसायिक या व्यापारिक सब्जी उद्यान, कॉमर्शियली किचन गार्डनिंग। इसमें अपन ने दो टाइप देखे थे। एक टाइप था मार्केट गार्डनिंग और दूसरा जो टाइप है वो है इसमें ट्रक गार्डनिंग। इन दोनों की यदि तुलना करें तो जो मार्केट है यानी बाजार, और जो ट्रक समझ रहे हो आप, जिस वाहन से समझ रहे हो उसी से आप समझो, ट्रक का काम लाने ले जाना का होता है। तो ये जो ट्रक शब्द है, ये ट्रक शब्द किससे आया है? ट्रकर से आया है। फ्रेंच भाषा के ट्रकर शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है टू बार्टर, यानी लाना ले जाना। ट्रक शब्द कहां से आया है? फ्रेंच भाषा के ट्रकर से, जो किसका शब्द है? जिसका अर्थ क्या है? टू बार्टर, यानी लाना ले जाना। तो यहां से यदि अपन बात करें तो इन दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे, दोनों की तुलना करके पढ़ेंगे, जिससे आसानी से याद हो जाएगा। ध्यान देना, देखते देखते ही आपको याद हो जाएगा। तो अपन मान लेते हैं जैसे ये मार्केट है, इस मार्केट के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में, 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में जो मार्केट होता है उस मार्केट को बोलते हैं मार्केट गार्डन। जो मार्केट होता है, जैसे मार्केट है, इस मार्केट के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी सब्जी उगाई जाती है खेतों में, उसको बोलते हैं मार्केट गार्डनिंग। और यदि इससे ज़्यादा हो, 15-20 किलोमीटर से ज़्यादा हो दूरी मार्केट से, सब्जी उद्यान की जहाँ सब्जी उगा रहे हैं वहाँ से मार्केट की दूरी, यदि इससे ज़्यादा हो तो वो कौन सा हो जाएगा? ट्रक गार्डनिंग। और 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में तो वो कौन सा होगा? मार्केट गार्डनिंग। तो इनकी यदि बात करें तो पहली बात क्या होगी? दूरी की। तो जो दूरी है मार्केट गार्डनिंग की कितनी होगी? मार्केट गार्डनिंग की 15 से 20 किलोमीटर, किससे? मार्केट से। और ट्रक गार्डनिंग में 20 किलोमीटर से अधिक, इससे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट यदि पॉइंट की बात करें तो जो ट्रक गार्डनिंग है और मार्केट गार्डनिंग है, इसमें यदि अंतर की बात करें तो जो मार्केट है गार्डनिंग है ये 15 से 20 किलोमीटर मार्केट के पास में होगी और ये मार्केट से दूर होगी।
तो जो भूमि है वो भूमि महंगी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, दोनों में डिफरेंस है। मार्केट के जो पास में है वो भूमि हमेशा ही क्या मिलेगी, महंगी, और जो मार्केट से दूर है वो क्या मिलेगी, सस्ती। कॉमन सेंस की बात है, जो मार्केट के पास में होती है वो ज़मीन अक्सर महंगी होगी, जो दूर होती है वो सस्ती होती है। अगली बात करें जोत का आकार। तो जोत का आकार मतलब जो भूमि है उसका आकार वो बड़ा है या छोटा है। तो अपन समझ सकते हैं कि जो शहर के पास में है वहाँ महंगी होती है तो कम लेंगे, शहर से दूर होती है वो सस्ती होती है तो वहाँ आकार बड़ा होता है। तो यहाँ जोत का आकार क्या होगा, छोटा, और यहाँ क्या होगा, बड़ा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। फिर है मजदूर। मजदूरों की एक तो है उपलब्धता और एक है आवश्यकता। दो बातें हैं। मजदूरों की यदि उपलब्धता की बात करें तो यहां मार्केट गार्डनिंग में मजदूरों की मारामारी रहती है और यहां उपलब्धता ज़्यादा रहती है। उसका रीजन अपनी बात करेंगे क्यों रहती है ऐसा। और यहाँ आवश्यकता अधिक रहती है या आवश्यकता कम रहती है, उसकी अपनी बात करेंगे कि क्यों ऐसा क्यों है। तो उपलब्धता यहाँ क्या रहेगी, कम। यहाँ क्या रहेगी उपलब्धता मजदूरों की, अधिक। आवश्यकता यहाँ अधिक होगी और यहाँ कम होगी। अब इसका कारण देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो मार्केट गार्डनिंग होती है उसमें तो जो आवश्यकता उपलब्धता है वो उपलब्धता तो कम है और आवश्यकता अधिक है। देखना अगले पॉइंट की यदि बात करें अपन, जैसे 1, 2, अगला जो पॉइंट है वो है सघन खेती। सघन खेती का मतलब, सघन यानी गहरा, सघन शब्द का अर्थ होता है इंटेंसिव, गहरा। तो उसमें होगा क्या है कि जो जमीन होती है ना, उस जमीन के ऊपर या तो हम पौधों को दूर दूर लगा सकते हैं या पास पास लगा सकते हैं। तो जब पौधों को पास पास लगाते हैं, अधिक गहरे लगाते हैं, उसको बोलते हैं सघन खेती। तो होता क्या है कि जो मार्केट के पास गार्डन होंगे वो महंगे होते हैं और छोटे होते हैं। तो छोटे होने की वजह से मजबूरी होती है कि उनके ऊपर क्या लगाया जाए, सघन खेती करी जाए, पौधे पास पास में लगाए जाएं। और जो दूर होते हैं वो तो ज़मीन वैसे ही ज़्यादा होती है, काफ़ी बड़ी होती है, उनको सघन खेती की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए मार्केट के पास में जो मार्केट गार्डनिंग है उस मार्केट गार्डनिंग में जो है सघन खेती करी जाती है, इसलिए मजदूरों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यहाँ आवश्यकता कम है क्योंकि सघन खेती नहीं की जाती, इसलिए यहाँ मजदूर की आवश्यकता कम पड़ती है। तो सघन खेती यहाँ की जाती है, यहाँ नहीं की जाती। फिर अगली यदि अपन बात करें तो इसमें जो सब्जी है उस सब्जी का एग्जाम्पल, यानी कौन सी सब्जी अपन को उगानी चाहिए और कौन सी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मार्केट गार्डनिंग है, मार्केट के पास में है, उनमें जो मार्केट है वो पास में है। तो मार्केट पास में होने के कारण जो यातायात सुविधा है, यातायात सुविधा, ये यातायात सुविधा एक तो आसानी से उपलब्ध, किसके पास, मार्केट गार्डनिंग के पास आसानी से उपलब्ध रहती है और सस्ती भी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा कोई चीज़ अधिक मात्रा में है तो वो सस्ती मिलेगी। तो उपलब्धता आसानी से है, साथ में सस्ती भी पड़ती है। यहाँ यदि बात करें ट्रक गार्डनिंग में तो ये काफ़ी दूर रहता है मार्केट से, इसलिए यहाँ जो उपलब्धता है ना, यातायात सुविधा कम होती है, यातायात सुविधा कम होती है और साथ में इसी के साथ ये जो यातायात सुविधा है वो अधिक महंगी पड़ती है, महंगी पड़ती है। अब आप देखना कि यदि
मार्केट गार्डनिंग है उसकी यदि बात करें तो इसमें कौन सी सब्जियां अपन उगाएंगे मार्केट गार्डनिंग में, जो कि मार्केट में जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है। तो जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है हम तुरंत वहाँ पहुँचा देंगे, यातायात सुविधा अपने पास उपलब्ध होती है तो उसको जल्दी पहुँचा देंगे। तो इसमें खासकर पत्तेदार सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ ऐसा कुछ उगाएंगे, जिसमें एग्जाम्पल यदि लें तो टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, पालक हो गया, गोभी वगैरह, मटर वगैरह, ये सब्जी अपन को उगानी चाहिए जिसको हम तुरंत मार्केट में बेच सकें, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाती हैं। या इनको नहीं उगा सकते क्योंकि मार्केट दूर होता है, हो सकता है यातायात की व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो, तो ये खराब होने के इनके चांस रहते हैं। तो यहाँ ऐसी सब्जी उगाएंगे जिनको पहुँचाने में उनका नुकसान नहीं हो, उत्पाद का नुकसान नहीं हो, खराब नहीं हो, क्योंकि यातायात की सुविधा कम उपलब्ध होती है। इस वजह से अपन क्या उगाएंगे, इसमें जो सब्जी उगाएंगे उसमें आलू या प्याज या लहसुन ये उगा सकते हैं। अब यदि ओवरऑल यदि हम बात करें दोनों में से तुलना करके, तो अपने अपने लाभ है, अपने अपने नुकसान है इनके। लाभ की दृष्टि से देखा जाए कि लाभ किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, इसमें ज़मीन भी कम ली है, मार्केट पास में है, प्रोडक्ट खराब नहीं होता, और फिर जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है वो मार्केट की मांग के अनुसार है। या मजबूरी है, अपने जो उगा सकते हैं वही बेच सकते हैं। तो इसलिए लाभ की यदि बात करें तो लाभ किस में ज़्यादा होगा, मार्केट गार्डनिंग में अधिक होगा लाभ, और जो ट्रक गार्डनिंग है उसमें लाभ कम होगा। कुछ भी बात रटने की नहीं है, आराम से समझ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मार्केट गार्डनिंग है उसकी मार्केट से दूरी कितनी होती है, ट्रक गार्डनिंग है उसकी दूरी कितनी होती है, या पूछा जा सकता है इसमें सवाल कि जब मार्केट गार्डनिंग है उसमें कौन सी सब्जी उगाएंगे, या ट्रक गार्डनिंग है उसमें कौन सी सब्जी उगाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल बनते हैं, आराम से कॉन्सेप्चुअल है, समझ में आ रहा है, रटने वाली कोई बात नहीं है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। अगली यदि अपन बात करें इसमें तो एक और आता है जिसकी बात करें, हालांकि आपके जो सिलेबस है उसमें दो ही प्रकार से जो वेजिटेबल गार्डनिंग है उसको पूछा गया है, पर यदि बात करें एक और प्रकार की तो उस प्रकार का जो नाम है वो है वेजिटेबल फोर्सिंग। वेजिटेबल फोर्सिंग अगला टाइप है, वेजिटेबल फोर्सिंग, यानी बेमौसमी सब्जी। रटने का मामला नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, जो पौधा होता है उसको कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं, सिंचाई, खाद उर्वरक और आर्द्रता, आपेक्षिक आर्द्रता और तापमान और प्रकाश, इन चीजों की आवश्यकता होती है। हम यदि बात करें तो ये जो दोनों चीजें जैसे सिंचाई, खाद वगैरह, ये तो कभी भी दे सकते हैं अपन, लेकिन इनकी यदि बात करें प्रकाश और तापमान, ये उनको हम नहीं दे सकते। जैसी व्यवस्था है वैसी ही पौधे को लेनी पड़ती है, ये दोनों हम अपनी तरफ से नहीं दे सकते। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे अपन कोई पौधे उगाएं, क्या हम जो फसल सर्दी में उगाने वाली है उसको खरीफ में गर्मी में उगा सकते हैं? जो गर्मी में उगाते हैं क्या उसको सर्दी में उगा सकते हैं? या कोई फसल है जिसको हम एग्जैक्ट टाइम पे बोते हैं उससे पहले उगा सकते हैं, यानी अगेती बुआई, एग्जैक्ट टाइम में उससे बाद में उगा सकते हैं, यानी पछेती बुआई। ऐसा संभव है। कब संभव है? यदि आप पर्यावरण की कंडीशन को अपने लेवल पर कंट्रोल कर सको तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जो पौधा है उसको क्या चाहिए? तापमान चाहिए, प्रकाश चाहिए, सिंचाई चाहिए, आर्द्रता चाहिए, इनकी आवश्यकता है। यदि आप ये दे देते हो तो किसी वक्त आप इनको उगा सकते हो। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? बेमौसमी। बेमौसमी का मतलब जब उसका मौसम है तभी नहीं, जब इसका मौसम नहीं है तब भी। मान लो कोई खरीफ की है तो उसको रबी में उगा दो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बेमौसमी।
तो ये खास करके किस में उगाई जाती है? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस हरित गृहों में, जो कांच के भी हो सकते हैं या पॉलीथीन की भी हो सकते हैं, बने हुए हो सकते हैं उनके कवर। तो उसमें क्या किया जाता है, हम कृत्रिम तरीके से एनवायरनमेंट बना लेते हैं जिसमें तापमान नियंत्रित किया जा सकता है और प्रकाश नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से जो पौधे को कंडीशन चाहिए वो हम उसमें पैदा कर सकते हैं, और जो मार्केट में डिमांड है जिस चीज़ की उसको हम पैदा कर सकते हैं उस वक्त जिस वक्त दूसरी जगह उस चीज़ का उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है? वेजिटेबल फोर्सिंग होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था या पूछा जाता है कि जो ग्रीन हाउस है उसमें सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक कौन सी सब्जी पैदा करी जाती है? भारत में सर्वाधिक मात्रा में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं यहाँ एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप उससे याद रख लेना। खटमल खा गया, खटमल खा गया, इससे याद हो जाएगा। खे यानी खीरा, टे यानी टमाटर, मैं यानी मिर्च, और ले का कुछ नहीं है। खा का मतलब ये क्या हो जाएगा? खरबूजा। ये इनका क्रम भी है, यानी सबसे अधिक मात्रा में खीरा, फिर उसके बाद टमाटर, फिर टमाटर के बाद मिर्च, और मिर्च के बाद खरबूजा। ये इसका क्रम है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो वेजिटेबल फोर्सिंग है या किचन गार्डनिंग है, महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, वो समाप्त हुआ। इससे आगे हम अगली क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत होंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और आप ही के जैसे किसी दूसरे व्यक्ति का, विद्यार्थी का भला उसके, इसके लिए आप इसको शेयर करें। और कुछ भी कोई समस्या हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, नीचे कमेंट करें, या कोई भी सुझाव हो आपकी दृष्टि से जो भी आपके मन में आए, आप नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।